हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं जो है डायरेक्ट मेथड में स्टार्ट कर दिया। मैं जो है अंग्रेजी का जो टॉपिक चल रहा था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग, उसमें जो है कई सारे पॉइंट बता दिए थे। हमारा चल रहा था वो डायरेक्ट मेथड में जो है हमारा एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड वही पढ़ाना है। उसको मैंने बता दिया था डायरेक्ट मेथड में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट है उसको देख लीजिए आप पहले। डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड मतलब क्या हो जाएगा कि प्रत्यक्ष विधि के लाभ ना। तो ये इसमें जो है एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड और एज फॉलो, मतलब प्रत्यक्ष विधि के लाभ जो है इस प्रकार है या निम्न प्रकार से हैं। ठीक, पहला जो है आपका हो जाएगा इसमें डायरेक्ट मेथड टीचर्स द इंग्लिश लैंग्वेज इन द सेम वे इन विच द चाइल्ड लर्नर हिज ओन मदर। ठीक है, मदर टंग। तो इसमें देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब यही है कि प्रत्यक्ष विधि जो है ये अंग्रेजी भाषा को उसी तरीके से सिखाती है जिसमें जो है बच्चा या शिशु अपनी मातृभाषा सीखता है। ठीक है, भाषा को प्रदर्शन और बातचीत के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक, जो भाषा होती है, देखिए द लैंग्वेज इज टॉट थ्रू डिमोन्स्ट्रेशन एंड कन्वर्सेशन, मतलब भाषा को प्रदर्शन और बातचीत के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द नेचुरल मेथड। इसे इसलिए प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि? प्राकृतिक विधि। ठीक है, अब दूसरा आप देख लीजिए, दूसरे पॉइंट में हमारा है इट इज कैलकुलेटेड टू गिव द pupil और रियल कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। यह शिष्य को छात्र को कुछ भी कह सकते हैं आप, को अंग्रेजी भाषा पर वास्तविक आदेश देने के लिए गणना की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए आप, तीसरा द डायरेक्ट एसोसिएशन विद द इंग्लिश वर्ड। द डायरेक्ट एसोसिएशन विद द इंग्लिश वर्ड phrase and their meanings help in understanding English in a better way and the child develops a better expression। इसमें better और expression थोड़ा अलग अलग होंगे, इसमें एक में हो गया तो इसको better expression। ठीक है, in speech and in writing। इसका मतलब क्या कह रहा है यह यही कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दों वाक्यांशों मतलब फ्रेजेस और उनके अर्थों के साथ साथ सीधा संबंध अंग्रेजी को बेहतर तरीके से समझने में, मतलब जो अंग्रेजी होती हो उसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझने में ना, देखिए बेटर एक्सप्रेशन समझने में मदद करता है और बच्चे को भाषण और लेखन में, स्पीच एंड राइटिंग, भाषण और लेखन में प्रदर्शन विकसित होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए चौथे पॉइंट में हमारा इट इनेबल्स द लर्नर टू एक्सप्रेस देयर थॉट फीलिंग्स डायरेक्टली इन इंग्लिश विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ the mother tongue। This ensure fluency of speech and ease इसको ease बोलेंगे of writing। यह क्या कह रहा है, शिक्षार्थी को, जो शिक्षार्थी है, छात्र होते हैं, छात्रों को मातृभाषा के हस्तक्षेप के बिना, मतलब उनको जो मातृभाषा वो सीखे हैं उसके हस्तक्षेप के बिना अपने विचारों को सीधे अंग्रेजी में व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये जो विधि है इसके विधि के लाभ में यही आ जाएगा
और पांचवा आप देख लीजिए, इट लेज एम्फेसिस ऑन स्पीच, द pupil acquires fluency in speech, the pupil who is taught through this method can communicate in English without any hesitation. क्या क्या कह रहा है, यह यही कह रहा है कि यह भाषा की धारिता पर, मतलब जो बच्चा बोलता है उसके बोलने पर, धारिता पर जोर देता है। शिष्य मतलब छात्र जो है भाषण में धारा प्रवाह प्राप्त करता, मतलब वो मतलब कि बिना हेजिटेशन के वो बोल सकता है, उसको कोई बोलने में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, अपनी बातों को शिक्षक के सामने अच्छे से प्रकट कर सकता है। इस विधि से पढ़ाया जाने वाला शिष्य या छात्र बिना किसी हिचकिचाहट के अंग्रेजी में संवाद कर सकता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए अगला, द pupils कैन स्पीक फ्लुएंटली, दे कैन ऑल्सो राइट फेयरली, क्विकली एंड करेक्टली। जो छात्र है, छात्र धारा प्रवाह ना, कहने का मतलब यह है छात्र जो है वो धारा प्रवाह बोल सकते हैं, वे भी जल्दी से सही और सही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है। अब जो है आप सातवां पॉइंट देख लीजिए, सातवें पॉइंट में क्या कह रहा है, इट हेल्प्स द पीपल टू एक्वायर अ प्रैक्टिकल कमांड ऑफ अ लैंग्वेज लेटर on it helps the student in undertaking the critical study of English literature। क्या कहने का मतलब है, यह छात्र को किसी भाषा का व्यावहारिक आदेश प्राप्त करने में, जो व्यावहारिक आदेश होता है उसको प्राप्त करने में मदद करता है, और बाद में यह छात्रों को, जो छात्र होते हैं उनको अंग्रेजी साहित्य के संपूर्ण अध्ययन में, जो अंग्रेजी का साहित्य है उसको संपूर्ण अध्ययन करने में मदद करता है। ठीक है, अब आठवां आप देख लीजिए, आठवें में क्या है आपका, आठवें में है, इट रिक्वायर्स alertness and activity on the part of both the tutor and the taught। मतलब यह है कि ट्यूटर और सिखाए गए दोनों के, जो ट्यूटर है और जो सिखाए गए मतलब कि जो ट्यूटर मतलब जो पढ़ाता है और सिखाए गए दोनों के हिस्से पर सतर्कता और गतिविधि की आवश्यकता होती है। जो सतर्कता होती है और जो गतिविधियां छात्र और अध्यापक के बीच होता है उसकी बहुत ही आवश्यकता होती है, कहने का मतलब यह है। ठीक है, द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, इल्यूस्ट्रेशन, इन एक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, इट्स मेक द लेसन रियल एंड इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब क्या है, वस्तुओं जैसे इसमें आप क्या है, ऑब्जेक्ट्स और वस्तुओं, पिक्चर्स चित्रों, और आज सबको वास्तविकता और दिलचस्प बनाता है। ठीक है, ये जो चीजें हैं हमने आपको बताया कि वस्तुओं हो गया, चित्रों हो गया, मॉडल हैं और चित्रों का उपयोग जो है, ये क्रिया जो इसके जो प्रदर्शन होते हैं ये सभी जो हैं ये वास्तविक और दिलचस्प बनाते हैं शिक्षा को। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब थोड़ा ये देख लीजिए, आपका 10वां पॉइंट है, इट 10वां पॉइंट आपका जो है इसको देख लीजिए, 10वां पॉइंट क्या है, इट एम्स ये 8 होगा आपका, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, एट द, यहाँ जो है आपका ये 8 होगा,
at the practical command of English at the power stage, but at the higher stage it aims to acquire proficiency in critical analysis of the English literature। कहने का मतलब यह है, इसका जो लक्ष्य है ना, ये शिक्षा का लक्ष्य है निचले चरण में, जो निचले चरण में है अंग्रेजी के माध्यम, इसका लक्ष्य जो है निचले चरण में अंग्रेजी के व्यवहारिक आदेश का लक्ष्य है। क्या है? व्यवहारिक आदेश का लक्ष्य है, लेकिन उच्च स्तर पर, जो हायर स्टेज हैं, उच्च स्तर पर इसका उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य के महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विश्लेषण में क्षमता हासिल करना है। ठीक है, अब आप 11वां पॉइंट देख लीजिए। दिस मेथड इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज। मतलब क्या है? यह विधि दिलचस्प है, इंटरेस्टेड है, दिलचस्प है, क्योंकि यह गतिविधियों से भरा हुआ, जो क्रिया जो है छात्र और जो है शिक्षक के बीच में होता है, यह गतिविधियों से भरा हुआ है, इसलिए इसको हम जो है दिलचस्प विधि के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दिलचस्प है ना। अब आप देख लीजिए 12वां, क्रेमिंग ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग इज डिस्करेज। शब्दों की जो क्रेमिंग है, शब्दों की क्रेमिंग और उसका अर्थ निराशा है। ठीक है, जो शब्दों की क्रेमिंग है और उसका अर्थ वो निराशा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, 13वां पॉइंट देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इजियर। कहने का क्या मतलब है 13वें नंबर का, कि अंग्रेजी भाषा की समझ जो है, अंग्रेजी भाषा की जो समझ है आसान हो जाती है इसके माध्यम से। ठीक है, ये आपकी जो प्रत्यक्ष विधि है, इसके माध्यम से अंग्रेजी की भाषा की जो समझ है वो आसान हो जाती है। और 14वां आपका देख लीजिए, ये इट लेज स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एबिलिटी डिसएबिलिटी। ठीक है, अब इसके मतलब क्या है 14वां पॉइंट का? 14वां पॉइंट का मतलब यह है, यह भाषा क्षमता के विकास पर तना देता है। मतलब कि यह भाषा जो क्षमता होती है उसके विकास पर जो होता है ये जोड़ देता है। जो भाषा क्षमता होती है, इसे जो बच्चे बोलते हैं उनके जो बोलने की क्षमता जो होती है उस पर ये स्ट्रेस मतलब जोड़ देता है ना। अब देख लीजिए आप इसका, इसमें जो दिया गया है कि अब आगे है इसमें आपका डेवलप ऑफ स्पीच एंड एबिलिटी, मतलब उस पर जोड़ देती है। अब देख लीजिए डिसएडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड के नुकसान क्या क्या हैं ना, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तो इसको देख लीजिए। डायरेक्ट मेथड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड आर एज फॉलो। मतलब इस विधि के जो डिसएडवांटेज है, नुकसान है, वो निम्न प्रकार से है। ठीक है, पहला इसमें क्या है, पहला देख लीजिए। पहला दिया हुआ है आपका कि द डायरेक्ट मेथड इज नॉट अ कंप्लीट मेथड एज इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन स्पीच ट्रेनिंग। प्रत्यक्ष विधि एक पूर्ण विधि नहीं है, क्योंकि मतलब कंप्लीट मेथड नहीं है, क्योंकि यह भाषण शिक्षण पर अधिक जोर देता है। जो भाषण शिक्षण होती है उस पर ज्यादा जोर देता है, इसलिए ये कंप्लीट विधि नहीं है। दूसरा देख लीजिए आप, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रीडिंग राइटिंग इट डज नॉट रिसीव much attention, so people who speak English fluently commit many spelling and grammatical mistake in their writing। कहने का मतलब क्या है इसका, पढ़ने
पढ़ने रीडिंग, लिखने राइटिंग आदि के अन्य पहलुओं को ज़्यादा ध्यान नहीं मिलता इस विधि में ना, जो इसका डिसएडवांटेज बता रहे, ज़्यादा ध्यान नहीं मिलता। इसलिए अंग्रेजी बोलने वाले जो शिक्षार्थी होते हैं या विद्यार्थी होते हैं को अपने लेखन में कई वर्तनी और व्याकरणिक गतिविधियों को प्रतिबद्धता है। ठीक है, मतलब ये अपने कई जो है व्याकरणिक गतिविधियों में इनको प्रतिबद्धता हो जाती है, क्योंकि ये पढ़ने लेखन आदि के अन्य पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, अब आप देख लीजिए तीसरा क्या है हमारा, ओनली स्मार्ट एंड एक्टिव टीचर्स एंड स्मार्ट एंड एक्टिव पीपल कैन टीच एंड लर्न रिस्पेक्टिवली थ्रू दिस मेथड, but most of the teachers in India have themselves got a very defective pronunciation of English. Their own knowledge of a language is not so rich that they can teach through this method. यह क्या कह रहा है, केवल स्मार्ट और सक्रिय जो शिक्षक है और स्मार्ट सक्रिय छात्र इस विधि के, जो स्मार्ट सक्रिय शिक्षक है और स्मार्ट सक्रिय छात्र है इस विधि के माध्यम से क्रमशः सीख सकते हैं, लेकिन भारत के इंडिया के अधिकांश शिक्षकों ने खुद को अंग्रेजी का एक बहुत, मतलब जो अधिक लोग शिक्षक हैं यहाँ के, यो अंग्रेजी का एक बहुत दोष उच्चारण, उनको खुद में एक बहुत दोष उच्चारण मिले हैं, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन में उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक भाषा का उनका ज्ञान इतना समृद्ध नहीं है, जो एक भाषा है उसका ज्ञान इतना समृद्ध उनको ज़्यादा, मतलब अधिकतर नहीं है, मतलब बहुत कम उसका ज्ञान है, जितना होना चाहिए उतना ज्ञान नहीं है, वो उतना रिच नहीं है उस लैंग्वेज में। ठीक है, कि वे इस विधि के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक, अब आप चौथा पॉइंट देख लीजिए। चौथा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, इट इज नॉट suitable for a student, it suit only those students who are linguistical minded। मतलब क्या कह रहा है कि यह सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, जो सभी छात्र हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है, यह केवल उन छात्रों के लिए उपयुक्त है, केवल उन्हीं छात्रों के लिए यह उपयुक्त है जो भाषाई रूप से इस पर ध्यान देते हैं, मतलब यह वो भाषाई रूप से उनका दिमाग तेज रहता है। ठीक है, यह कह सकते हैं। अब आप चलिए पांचवें पर हम चलते हैं। पांचवें पर हमारा है कि डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स ट्रांसलेशन कंप्लीटली। यह जो है डायरेक्ट मेथड जो है, यह व्यक्तिगत ध्यान मांगता है, मतलब एक विशेष ध्यान मांगता, किसी एक व्यक्ति पर ध्यान मांगता। कक्षा का आकार वह नहीं होना चाहिए जो कक्षा का आकार होता है। हाँ, आप देख लीजिए छठा पॉइंट आपका, यह प्रत्यक्ष विधि पूरी तरह से अनुवाद को अनदेखा करती है। जो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड है, यह पूरी तरह से टोटली या कंप्लीटली जो है यह अनुवाद को अनदेखा करती है, इग्नोर करती है। ठीक, अब छठा पॉइंट देख लीजिए, इट डिमांड्स पर्सनल अटेंशन, द साइज ऑफ द क्लास शुड नॉट ही लार्ज, audio visual equipment should be available
available since these facility are not always available, so this method is not very successfully। मतलब यह व्यक्तिगत ध्यान मांगता है, मतलब किसी एक व्यक्ति पर, ठीक, इसका जो है ध्यान ज्यादा होने की, मतलब इस मेथड में एक ही व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब यह मेथड यही कहता है। कक्षा का आकार वह नहीं होना चाहिए, जो कक्षा होती है मतलब क्लासेस जो होते हैं उसका आकार वह नहीं होना चाहिए। ऑडियो विजुअल उपकरण मतलब कि श्रव्य सामग्री का जो है उपलब्ध, सर्वदेश सामग्री जो है वह उपलब्ध होनी चाहिए। ऑडियो विजुअल जो है उपकरण उपलब्ध होना चाहिए। चूंकि ये सुविधाएं हमेशा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए यह विधि बहुत सफल नहीं है। जो यह विधि है यह ज्यादा सफल नहीं है। हमने क्या कहा, यह विधि ज्यादा सफल नहीं है। फिर आप अगला देख लीजिए, ऑल आइटम। यहाँ आपका ये आपका इडियोनॉइस जो है ये नहीं होगा, यहाँ ईडियम्स होगा, ठीक है। ये आप थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई टाइप करने में, तो ये ईडियम्स ID ये आपका ईडियम्स होगा। इसकी स्पेलिंग जो होगी आपको बता दे रहा हूं मैं, IDIOEMS, ठीक है, ये ईडियम्स होगा। तो ये हो जाएगा ऑल आइटम ईडियम्स फ्रेजेस। इट्स, यहाँ इट्स होगा, ETC होगा, ठीक। इट्स कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस मेथड, मतलब ये सातवें में आपका क्या कह रहा है, सभी मुहावरे, क्या सभी मुहावरे मतलब ऑल आइटम ईडियम फ्रेजेस, सभी मुहावरे जो है और वाक्यांश इट्स आदि ना इस प्रकार से सिखाया नहीं जा सकता है, मतलब इसमें जो है इस प्रकार से सिखाया नहीं जा सकता है, मतलब इस विधि के माध्यम से, ठीक है, दिस मेथड, इस विधि के माध्यम से। हाँ, अब 8वां देख लीजिए, समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग वर्ड मीनिंग एंड लर्नर एक्सपीरियंस टूगेदर। मतलब यह कह रहा है कभी कभी जो है ना, कभी कभी समटाइम्स, कभी कभी शब्द, अर्थ और शिक्षार्थी के अनुभव को एक साथ साथ लाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। जो शिक्षार्थी होते हैं उनके अनुभव को जो है सभी को एक साथ लाने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है इसमें, इसलिए डिसएडवांटेज में चला जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए 9वां, मच टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्रिएटिंग रियल लाइफ सिचुएशन ना। कहने का मतलब यह हुआ भाई कि वास्तविक जीवन जो है, वास्तविक जीवन से या वास्तविक जीवन की स्थिति बनाने में अधिक समय का उपभोग या कंज्यूम्ड करना होता है, उपभोग किया जाता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें 10वां, दिस मेथड इज एक्सपेंसिव बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड इज नीडेड। मतलब यह कह रहा है यह विधि महंगी है क्योंकि बहुत सारी ऑडियो विजुअल सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अब आप देख लीजिए 11वां जो है, हाँ अब आप देख लीजिए 11वां जो है, 11वें में जो है आपका क्या दिया हुआ है, ओनली a limited number of words can be directly associated with their meanings or object they represent. There are certain words in English the definition or explanation of which is difficult to explain only in English. मतलब यह कह रहा है केवल एक सीमित संख्या में शब्दों को उसके अर्थों या वस्तुओं से न शब्दों को उसके अर्थों या वस्तुओं से
सीधे जोड़ दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसके माध्यम से जो है सीधे जोड़ दिया जा सकता है। अंग्रेजी में कुछ शब्द, मतलब इंग्लिश में कुछ शब्द, देयर आर सर्टेन वर्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कुछ शब्द जो है ऐसे हैं, परिभाषा या स्पष्टीकरण केवल समझने में मुश्किल है। मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो परिभाषा या स्पष्टीकरण जो होते हैं, मतलब उनको स्पष्ट जो किया जा सकता है कि हाँ कुछ उसको मतलब स्पष्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो स्पष्टीकरण जो है समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब 12 नंबर है, इन द इंडियन कंडीशंस वेयर द क्लासरूम आर ओवरक्राउडेड एंड इवन the proper seating arrangement is not available for the learner, this method is inconvenient and impractical। मतलब ये आपका जो कह रहा है कि भारतीय परिस्थितियों में ना, जो भारतीय स्थिति है यहाँ की परिस्थितियों में, जहाँ कक्षाएं अति संवेदनशील या अधिक जो है भीड़ भाड़ वाली हैं, ठीक है, होती हैं, और यहाँ तक कि उचित बैठने की संख्या भी मतलब कि जो बैठने की जो संख्या होती है छात्रों की वो ज़्यादा होती है, ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यह उपलब्ध नहीं है, यह विधि असुविधाजनक और अव्यवहारिक है। ठीक है, मतलब ऐसे बैठने में यह असुविधाजनक और अव्यवहारिक। अब आप दूसरे मेथड पे चलिए, आपका थोड़ा नीचे से हेडिंग होना चाहिए था, लेकिन चलिए यहीं से हो गया है। तीसरा आपका है द स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब इसको पढ़ना है आपको, संरचनात्मक दृष्टिकोण को। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए संरचनात्मक दृष्टिकोण, ये दूसरा जो है आपका अप्रोच है। ठीक है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज आल्सो नोन एज न्यू अप्रोच और ओरल अप्रोच। मतलब क्या कह रहा है, ये जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है इसको नए दृष्टिकोण या ओरल दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, यह दृष्टिकोण लंदन, मतलब दिस अप्रोच इज आउटकम ऑफ द एक्सपेंसिव रिसर्च वर्क conducted on the subject of English as a foreign language at the Institute of Education at the University of London। मतलब क्या कह रहा है कि यह दृष्टिकोण जो है लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्थान में जो है अंग्रेजी के रूप में विषय पर, यह जो अंग्रेजी विषय है ना, इसके रूप, ये भाषा के, अंग्रेजी भाषा के रूप में इसको लगाया गया। मतलब यह जो दृष्टिकोण है यह लंदन के यूनिवर्सिटी में जो संस्थान है वहाँ अंग्रेजी भाषा के रूप में इसको, इस दृष्टिकोण को लगाया गया, अप्लाई किया गया। ठीक है, कहने का मतलब यह है, किए गए व्यवहारिक शोध कार्यों का नतीजा, मतलब जो व्यवहारिक शोध कार्य हैं उसके परिणाम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह केवल कुछ मतलब कि अलग से जोड़ा गया या परिवर्तन के साथ, जैसे कुछ लोग कहते हैं, अधिक सारे लोग, ये many people think that it is only the direct method with some additional and alteration which are felt necessary by the modern researcher
ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज लर्नर। मतलब यह कह रहा बहुत से लोग सोचते हैं, जो अधिक सारे लोग सोचते हैं कि यह केवल कुछ, मतलब इसमें कुछ जोड़ा और परिवर्तन के साथ साथ ना, जो जोड़ा गया है या परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष विधि है, जोड़ा गया है या परिवर्तन के साथ साथ यह प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है, जो विदेशी भाषा सीखने के, जो विदेशी भाषा जो है वो सीखने के आधुनिक शोधकर्ताओं द्वारा आवश्यक महसूस किया जाता है, या आधुनिक शोधकर्ताओं द्वारा आवश्यक महसूस या फीलिंग ना किया महसूस की जाती है, इसका मतलब यह है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है, अभी कुछ बचे हुए पॉइंट। सम बिलीव दैट इट इज सम बिलीव दैट इट इज ओनली अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन of the selected and graded material it is concerned with how to teach. It is not concerned with what to teach. टीच यहाँ क्वेश्चन मार्क हो, जहाँ 7 बना हुआ है क्वेश्चन मार्क होगा, what to teach and approach is a matter। इसका मतलब क्या है देख लीजिए थोड़ा, यह कह रहा है कि कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल एक विधि है ना, यह जैसे मैंने बताया कुछ लोग मानते हैं यह केवल एक विधि है, चयनित और वर्गीकृत सामग्री की प्रस्तुति का है, प्रस्तुति का या कैसा सिखाओ से संबंधित, मतलब कैसे यह चयनित और वर्गीकृत सामग्री की जो प्रस्तुति है इसमें बताया गया कैसे सिखाओ से संबंधित नहीं है, ठीक है, जो कैसे सिखाओ मतलब लोगों को कैसे बताओ इससे संबंधित नहीं है, और लोगों को कैसे क्या सिखाया जाए, मतलब क्या लोगों को क्या सिखाया जाए, मतलब हाउ टू टीच क्या सिखाया जाए ना। तो इससे जो है एक दृष्टिकोण का विषय है जो ये, जो भाषा की मतलब अप्रोच इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल डिराइव्ड फ्रॉम अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द नेचुरल ऑफ द लैंग्वेज एंड मेथड इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स। मतलब जो भाषा की प्रकृति के एक महत्वपूर्ण अध्ययन से प्राप्त होती है, यह जो है भाषा की जो प्रकृति होती है, नेचर जो होता है, उसके एक महत्वपूर्ण अध्ययन से इसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक, और एक विधि तकनीक का शरीर है, मतलब कि ये विधि तकनीक का एक पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके सामने, इसका मतलब ये है। देख लीजिए इसमें क्या दिया है, आगे दिया है इसमें, व्हेन टीचर adopts these techniques in teaching a subject in his classroom it is called methodical teaching। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जब शिक्षक अपने कक्षा में मतलब जो क्लासरूम जिसमें वो पढ़ा रहा एक विषय को पढ़ाने में इन तकनीकों को मतलब कि अपनाता है या गोद लेता है ना, तो क्या कहते हैं इसे, तो अपनाता है गोद लेता है तो इसे विविधवत शिक्षक कहते हैं, या इसे विविधवत शिक्षण कहते हैं ना, मतलब मेथोडिकल टीचिंग कहते हैं। तो इसको आपने देख लिया, अब अगला इसी में देखिए, तो अभी ये बचा हुआ, दीज मेथड कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, from subject to subject and from place to place। This approach is in use in maths and has also been introduced
introduced in a number of schools in Uttar Pradesh under the guidance of English Language Teaching Institute Allahabad। क्या कह रहा है? इसको तो आपने बता देख लिया कि इसे विधिवत शिक्षण कहते हैं या कहा जाता है। ये विधियां जो है, यह जो विधियां हैं व्यक्तिगत, यह विधियां जो है आपकी, यह व्यक्ति से व्यक्तिगत के रूप में विषय तक और स्थान से स्थान तक भिन्न हो सकती है। मतलब जो व्यक्ति से व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप में और विषय जो है यह स्थान से स्थान तक जो है यह भिन्न हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है। यह दृष्टिकोण मतलब this structural approach is based on the belief that in the learning of a foreign language mastery of the structures is more important than the acquisition of vocabulary। मतलब यह क्या कह रहा है? यह दृष्टिकोण मतलब यह जो इस संरचनात्मक दृष्टिकोण है इसके बारे में बोल रहा है कि यह जो दृष्टिकोण है यह उपयोग में किया गया है और कई स्कूलों में ना यह उपयोग में किया गया है और कई स्कूलों में जो है भी पेश किया गया। उत्तर प्रदेश। Now the question that arises in what is meant by structure, the difficult arrangement or pattern of word are the called structures। The structures may be complete atoms, ठीक है, of part of a large pattern। कहने का मतलब यह है इसका कि यह जो कहना चाह रहा है ये जो है उत्तर प्रदेश, जो इसका मतलब यह है कि यह जो विधियां, ये जो विधियां हैं व्यक्ति से व्यक्तिगत के रूप में विषय तक और स्थान से स्थान तक भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, यह जो दृष्टिकोण है यह उपयोग में किया गया है और कई स्कूलों में इसको पेश किया गया। उत्तर प्रदेश जो है अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद के जो मार्गदर्शन में संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है इसका इस विश्वास पर आधारित है कि एक विदेशी भाषा के सीखने में, जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको सीखने में संरचनाओं की निपुणता, मतलब जो संरचना होती है उसमें निपुणता हो लोगों की, और शब्दावली के अधिग्रहण से, शब्दावली को जो ग्रहण करते हैं लोग उससे अधिक महत्व है। ठीक है, जब अब जो जैसे एग्जांपल के लिए महत्व है, अब जो सवाल उठता है वह जो है संरचना द्वारा क्या मतलब है यह देखा जाता है ना इसका, और ये क्या मतलब ये जो प्रश्न देखा जाता है। और शब्दों के विभिन्न जो व्यवस्था जो है, शब्दों के विभिन्न व्यवस्था या पैटर्न को संरचना कहा जाता है। इससे जो शब्द जो होते हैं उसके विभिन्न रचना और पैटर्न जो होते हैं उसको जो है, इसके कहने का मतलब ये है, उसको हम संरचना कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। संरचनाएं एक पूर्ण उदाहरण है, जो संरचनाएं हैं वह एक पूर्ण उदाहरण है ना, या एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। जैसा कि आपको दिखाया गया फॉर एग्जांपल में, हरी इज हियर, हरी इज हियर मतलब हरी यहाँ है, इज हरी हियर क्या हरी यहाँ है, हियर हरी इज यहाँ हरी है। ठीक, तो आपने देखा वर्ड जो है तीनों में एक है, लेकिन उनके जो पदानुक्रम मतलब पद के क्रम जो है वो अलग अलग है। यही आपको स्ट्रक्चरल
अप्रोच में देखना है कि जो क्रम है उस क्रम को आपको ज्यादा ध्यान देना। आपको मैं दिखा रहा हूं इन द above three sentence the same vocabulary item are used, these are hurry is and here ना, but the meaning of these three sentences of different due to different arrangement of these three vocabulary item. The structure may also be defined as the tool of language. कहने का मतलब यह है जो उपरोक्त तीनों वाक्यों में एक ही जो है शब्दावली वस्तुओं का उपयोग किया गया ना, हमने बताया ना, जो एक ही वर्ड तो तीनों में एक है, लेकिन इन तीनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हैं और शब्दावली जो है वस्तुओं की भिन्नता जो है यह व्यक्त कर रहा है। ठीक है, संरचनाओं को भाषा के उपकरण के रूप में जो संरचनाएं हैं, हमने बताया ना, स्ट्रक्चर में आल्सो भी डिफाइंड एज द टूल ऑफ लैंग्वेज, भाषा के उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टूल्स ऑफ अ लैंग्वेज और रैम, साउंड इंटोनेशन, RHYT या RHYTHM, ये रैम होगा इसको। ठीक है, साउंड इंटोनेशन वर्ड इट्स, मतलब यह कह रहा है जिस संरचना को भाषा के उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक भाषा के उपकरण ना, एक भाषा के उपकरण लय, ध्वनि, छेड़छाड़, शब्द आदि हैं और इनका उपकरणों की मदद से एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स द टीचर डेवलप्स सर्टेन स्किल अमंग द स्टूडेंट। मतलब यह कह रहा है और इन उपकरणों की मदद से शिक्षक छात्रों के बीच, जो शिक्षक होता है वो छात्रों के बीच कुछ कौशल विकसित करता है, मतलब उनके अंदर जो गुण है उस कौशल को डेवलप करता है ना, इस विकसित करता है। These are called as, इन्हें कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने का कौशल। सेकंड देखिए स्किल ऑफ स्पोकिंग, बोलने का कौशल। थर्ड है स्किल ऑफ रीडिंग, पढ़ने का कौशल। और स्किल ऑफ राइटिंग, लेखन का कौशल या लिखने का कौशल। ठीक है, ईच लैंग्वेज हैज इट ओन पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, सो इज द केस विथ इंग्लिश। प्रत्येक भाषा में संरचना का अपना पैटर्न होता है, मतलब उसका अपना अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, तो जो प्रत्येक भाषा है उसके संरचना का अलग अलग पैटर्न है। तो इंग्लिश के साथ मामला है, मतलब इसका अलग है। ठीक है, जैसे हमने बताया इंग्लिश के पैटर्न में अलग है, हिंदी के पैटर्न अलग है, संस्कृत का हुआ इसका पैटर्न अलग हुआ। सार्थक शब्दों का उपयोग किसी विषय क्रम में किया जा सकता है। जो सार्थक शब्द होते हैं उसका उपयोग किसी मीनिंगफुल वर्ड आर यूज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। सार्थक शब्दों का जो प्रयोग या उपयोग किसी विषय में या किसी विषय के क्रम में किया जा सकता है। ठीक है, एवरी स्ट्रक्चर इम्बोडाइज्ड एंड इम्पोर्टेंट, प्रत्येक संरचना एक महत्वपूर्ण आकर्षक बिंदु प्रतीक है। मतलब जो हर संरचना होती है वह एक महत्वपूर्ण आकर्षण का बिंदु होता है। यह सेंटेंस ये बता रहा है। ठीक है, ग्रामेटिकल पॉइंट, मतलब जो आपका व्याकरणिक बिंदु है उसको बताया गया। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज केयरफुल ग्रेडेड, जो ये संरचना है इसको सावधानी पूर्वक वर्गीकृत किया गया है। सो दैट अ क्युमुलेटिव अप्रोच टू देम माइट
give to the young learner a working command of speaking and written English, ताकि उन्हें, मतलब इसके बाद जो है ये सावधानी पूर्वक वर्गीकृत किया गया है, तो हमने बताया ताकि उन्हें, उनके लिए एक संचयी दृष्टिकोण जो है, एक संचयी दृष्टिकोण युवा शिक्षार्थी को, जो यंग स्टूडेंट है उनके लिए, युवा शिक्षार्थी को बोली जाने वाली और लिखित अंग्रेजी का एक कार्य आदेश दे सकता है। संरचना एक वरिष्ठता से अलग है, जो संरचना है यह वरिष्ठता से अलग है। स्ट्रक्चर आर डिफरेंट फ्रॉम साइनेस, ये जो आपका हमने बताया ना, ये जो संरचना है, तो संरचनाएं एक वरिष्ठता से अलग है। एक संरचना, एक वाक्य को शब्दों के व्याकरणिक क्रम की आवश्यकता होती है। जो एक संरचना होती या एक वाक्य होता है, उनको जो है ये व्याकरणिक क्रम की आवश्यकता होती है ना। A sentence need a grammatical order of word, but structure needed. Structure needs not have a grammatical background. उन्होंने बताया ना, लेकिन संरचना में जो है, लेकिन संरचना में व्याकरणिक पृष्ठभूमि नहीं होता। जो संरचना होती है उसका कोई व्याकरणिक पृष्ठभूमि नहीं होता। तो आपका एज एक्सप्लेनेड अब द डिफरेंट, जैसे कि अलग अलग व्यवस्था या शब्दों के पैटर्न ऊपर के रूप में संरचनाएं कहा जा सकता है। ठीक है। अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। Here words are used, ये यूज होगा USED। ठीक है, ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। यूज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू कन्वे देयर सेंस एंड मीनिंग। I this way structure are the tool of a language and should not be confused with the sentence। यहाँ शब्द किसी विशेष क्रम में ना, यहाँ जो शब्द है वो किसी विशेष क्रम में है, ताकि वे जो मतलब शिक्षार्थी जो हैं उन्हें समझकर और व्यक्त करने के लिए एक विशेष आदेश में, ठीक है, एक विशेष आदेश का अनुकरण करें। और इसका अर्थ यह है कि ये संरचनाएं जो है, ये जो संरचनाएं हैं एक भाषा के उपकरण है। ठीक है। और वाक्यों के साथ भ्रमित नहीं होनी चाहिए। मतलब वाक्य जो होते हैं इनको जो है ये साथ ही साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ठीक है। कंफ्यूज विथ द सेंटेंस, वाक्यों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। गुड, जैसे गुड मॉर्निंग, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है गुड मॉर्निंग की। गुड मॉर्निंग का स्पेलिंग अलग हो जाएगा, मॉर्निंग हो गया है, मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग वेल डन, गुड मॉर्निंग वेल डन। उदाहरण के लिए आपको दिया गया है गुड मॉर्निंग वेल डन। सुबह का नमस्ते अच्छे से किया ना। आर नॉट सेंटेंस बट द स्ट्रक्चर, वाक्य नहीं बल्कि संरचनाएं हैं। ठीक। सो द डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ words are called structures। The structural approach is not a method but it is only
an approach and any method can be used with it। जो आपको बताया गया इसमें से जो वाक्य नहीं है बाकी संरचनाएं हैं, तो शब्दों के विभिन्न पैटर्न संरचनाओं को कहा जाता है ना। जो शब्द होते हैं उसके विभिन्न पैटर्न जो है उनको संरचनाओं को कहा जाता है। संरचनाएं जो है, संरचना जो है वह संरचनात्मक दृष्टिकोण एक विभिन्न विधि नहीं, लेकिन यह केवल एक दृष्टिकोण, मैंने कहा यह एक विधि नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है और इसके साथ किसी भी विधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इस पॉइंट को यहीं तक बताऊंगा। इसके आगे आपको बताना है ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉलोइंग आर, मतलब कि स्ट्रक्चर के जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में बताऊंगा आपको। स्ट्रक्चर्स में आपको बताएंगे मैं, स्ट्रक्चर्स में आपको बताऊंगा जैसे सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज पैटर्न, फार्मूलाज, इडियम्स ना, जो ये सब पॉइंट्स हैं इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप यहीं तक देखिए। सो मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। धन्यवाद फ्रेंड्स।